आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं अलग अलग तरह के ज्योतिषीय प्रश्न जो कि आप सभी दर्शकों ने पूछे थे, जो कि शनि की साढ़े साती से संबंधित हैं। शनि की साढ़े साती में किए जाने वाले उपाय से संबंधित है, जो कि अक्सर अच्छा रिजल्ट देते मिलते हैं। इसके साथ ही साथ वक्री ग्रहों से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं जो आप सभी दर्शकों ने किए हैं, और वक्री ग्रह भी हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होते हैं। इसके साथ ही साथ गरुड़ पुराण से संबंधित प्रश्न भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो अलग अलग तरह के प्रश्न हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सभी दर्शकों की क्यूरियोसिटी थी, उस क्यूरियोसिटी के लिए इस एपिसोड को आज के बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 168 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट की लिंक दी है उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। प्रत्येक लग्न एवं राशि के जातकों के लिए उच्च के देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के विषय में चर्चा करके ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए उस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो है ये है सुथार इशिता। इन्होंने लिखा है कि सर, किसी के जन्म के 3-4 घंटे बाद कोई प्लैनेट मार्गी हो गया हो तो वो प्लैनेट उस चार्ट में रेट्रो होगा या स्थिर होगा? कुछ ऐप्स में रेट्रो शो होता है, पर मेरे पास जो बर्थ चार्ट है उसमें स्थिर लिखा हुआ है। जब ये प्लैनेट लग्नेश गुरु हूँ तो रेट्रो और स्थिर में इन दोनों का क्या रिजल्ट अलग अलग होता है, और स्थिर अवस्था का रिजल्ट क्या होता है? देखिए, ये 2-3 प्रश्नों का मिक्सचर आपने कर दिया है। सबसे पहले तो समझिए इस बात को। आपने लिखा है कि किसी के जन्म के 3-4 घंटे बाद कोई प्लैनेट मार्गी हो गया हो, तो ठीक है, तो जन्म के बाद में यदि वो मार्गी हो गया है तो जन्म के बाद में तो इतना बड़ा जीवन पड़ा है, उसमें वो ग्रह तो सैकड़ों बार वक्री होगा और सैकड़ों बार मार्गी होगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ा ना पड़ता है। अब जन्म से 3-4 घंटे बाद वो वक्री मार्गी हो, या 3-4 साल बाद वो वक्री मार्गी हो, या 30-40 साल बाद वो वक्री मार्गी हो, उससे जो फर्क पड़ेगा वो आपकी गोचर की स्थिति पर पड़ेगा, ना कि आपकी जन्म कुंडली पर पड़ेगा। जो आपकी गोचर कुंडली होगी उस गोचर कुंडली पर पड़ेगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय जो प्लैनेटरी पोजीशन आकाश पर है, एक आकाश का स्नैपशॉट क्लिक कर लिया जाता है जब आपका जन्म होता है, और वही आपकी D1 कुंडली है। तो जन्म के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद यदि कोई गोचरीय घटना घट रही है तो उसको आपको ज़बरदस्ती में अपने D1 पर लागू करना या ज़बरदस्ती उस प्लैनेटरी पोजीशन को D1 पर थोपना ठीक नहीं है। उससे आप कंफ्यूज ही होंगे और आपका फलित भी गलत हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। तो जन्म का समय एग्जैक्ट यूज़ करिए, और जो जन्म का समय एग्जैक्ट आ रहा है उस समय पर पंचांग में जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उस प्लैनेट की, रेट्रोग्रेड मोशन पर दी है या डायरेक्ट मोशन पर दी है, उसको यूज़ करिए। उससे पता चल जाएगा कि ग्रह वक्री है या मार्गी है। ठीक है, और उस चार्ट में रेट्रो होगा या स्थिर होगा, तो अगर 3-4 घंटे बाद कोई प्लैनेट मार्गी हुआ है तो वो रेट्रो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ ऐप्स में रेट्रो शो होता है, पर मेरे पास जो चार्ट है उसमें स्थिर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, आज के समय में मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशंस बन गई हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उनकी इनकम का सोर्स क्या है? बहुत सी ऐप जो हैं वो अपने ही एस्ट्रोलॉजर को वहाँ पर रखते हैं, जो आपको कुंडली दिखती है, फिर लिखा आता है ना ज्योतिषी से परामर्श लें, तो वो परमानेंट कंसल्टेशन, तो वो एक माध्यम से वो पैसा कमाते हैं। या दूसरा तरीका है कि उसमें आपको एडवर्टीजमेंट देखने में मिलते हैं, तो वो उससे जो उनकी अर्निंग हो रही है वो लिमिटेड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के थ्रू भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उन ऐप्स को डिज़ाइन करते समय जो पंचांग का यूज़ किया गया है उसकी एक्यूरेसी है, ऐसा नहीं है कि वो टोटली गलत है, लेकिन जहाँ डिटेल्ड एक्यूरेसी की बात आती है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। अब राहु और केतु के विषय में भी ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू की कहानी बन जाती है। इसीलिए विंडोज़ और मैक के लिए
प्रोफेशनल लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया गया है जो कि एक्यूरेट वैल्यू का यूज़ करते हैं पंचांग से। तो आपको एक बार किसी लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर से उस जन्म कुंडली को बनवाना चाहिए। आप बनवाना चाहें तो वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको वो मिल जाएगी। तो उसमें जो होगा वही एक्यूरेट होगा। अब जन्म के समय क्या प्लैनेटरी पोजीशन थी वो तो उसी समय का पंचांग बताएगा, तो वो एग्जैक्ट पंचांग सॉफ्टवेयर में फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस पर हम रिलाय करें तो उससे अच्छा है कि हमें किसी बेहतर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर पर रिलाय करें, क्योंकि आपके जन्म के आसपास कुछ इस तरह की घटना घटित हुई है। यदि नहीं होती नॉर्मल समय एक आता। और अब आपने पूछा है कि जब प्लैनेट लग्नेश गुरु हों और रेट्रो हों और स्थिर हों, इन दोनों में रिजल्ट क्या अलग अलग आएगा। स्थिर अवस्था का रिजल्ट क्या होता है और वक्री अवस्था का रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए, लग्नेश यदि गुरु है तो धनु लग्न की कुंडली होगी या तो मीन लग्न की कुंडली होगी। अब वो ग्रह जिन भावों में बैठे हैं उन भावों से संबंधित जातक के जीवन काल में जो फल आते हैं उनमें परिवर्तन, और गुरु जिन दो भावों के स्वामी हैं जैसे लग्न के और इसके अलावा जो और भाव के मालिक बन जाएंगे, उन दो भावों से संबंधित फलों में परिवर्तन आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि लग्नेश और चतुर्थेश यदि नॉर्मल स्थिति में बैठे हुए हों पंचम भाव में जाकर के, तो इसको बढ़िया माना जाएगा। व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र से ज्ञान के माध्यम से अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन यदि ये वक्री हों तो लग्न और चतुर्थ और पंचम भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं वो जातक के जीवन काल में बार बार घूम करके आएंगे। एक ही घटना कई बार घटित हो जाती है, ये देखने में आता है। अब देखिए, ये बहुत बृहद टॉपिक है, कहाँ पर बैठे कैसे बैठे वो आपने बताया होता यदि तो मैं उसको लेकर के एक्सप्लेन कर देता। लेकिन यदि ग्रह वक्री है तो वो जिन दो भावों का मालिक है जहाँ पर बैठा है और कई बार जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ से संबंधित चीज़ें जातक के जीवन काल में बार बार रिपीट होकर के आती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कार्मिक बंधन से जोड़ करके भी देखा जाता है, पूर्व जन्म से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो वो नक्षत्र देखना होता है किस राशि में बैठे हैं, किन भावों के स्वामी हैं, और जिस भाव में बैठे हैं जिन भावों के स्वामी वहाँ के कारक कौन हैं, इन सभी पर अध्ययन करने के बाद में एक्चुअल जो वेरिएशन है दोनों में स्थिर और वक्री में वो पता चल पाता है। अगला प्रश्न है, यह दीपक शर्मा जी इन्होंने लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। यदि मेष लग्न की कुंडली हो और वीनस की महादशा चल रही हो लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि पड़े तो क्या यह दृष्टि दोनों में शत्रुता होने की वजह से बुरी मानी जाएगी या भाग्येश की दृष्टि का अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मेष लग्न की कुंडली में वीनस की महादशा चल रही है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। देखिए, शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ना हर मामले में श्रेष्ठ ही माना जाता है। गुरु की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़े, किसी भी ग्रह पर पड़े, श्रेष्ठ ही माना जाता है। भले ही वो शत्रु हैं तो क्या हुआ, लेकिन गुरु की दृष्टि में तो अमृत है ना। उदाहरण के तौर पर आप इसको इस तरह से समझो कि कोई एक साधु है, ठीक है, वो साधु भले किसी से दुश्मनी की भावना रख ले लेकिन उसकी दृष्टि, क्योंकि उसका स्वभाव ही साधु वाला है, तो जिसका स्वभाव, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है ना। जो खुश व्यक्ति होता है वो खुशी बांटता है, जो दुखी व्यक्ति होता है वो दुख बांटता है। इसी तरह से गुरु एक सात्विक ग्रह है तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो वो अपने मित्र को देखेंगे या शत्रु को देखेंगे या जहाँ भी देखेंगे उनकी दृष्टि में केवल और केवल अमृत ही देखने में मिलता है। तो यदि शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके केस में तो वो भाग्येश भी बनते हैं, तो भाग्येश भले ही शनि क्यों ना हो लेकिन भाग्येश की दृष्टि जिस भाव पर होगी उस भाव से भाग्य निकल करके आएगा। तो यदि शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दशा है तो आपको शुक्र की दशा के अच्छे रिजल्ट ही देखने में मिलने चाहिए। अब शुक्र की पोजीशन और प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा कि कितने अच्छे और कितने बुरे। इसी के साथ एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि शनि की 7.5 के लिए अगर तुला दान किया जाए तो इसे कब किया जाना चाहिए और इसकी क्या विधि होती है। देखिए, तुला दान कभी भी किया जा सकता है, शनिवार के दिन करें। यदि आप शनि की 7.5 से संबंधित करना चाहते हैं तो किसी खास मौके पर कर सकते हैं, अपने जन्मदिन के दिन कर सकते हैं, एनिवर्सरी के दिन, मतलब कोई भी खास मौका यह शनिवार के दिन किया जा सकता है। और तुला दान करना है तो पहले तो पात्र ढूंढिए किसको दान करना है, इसके बाद में क्या दान करना है, और अपने वज़न के बराबर उस अनाज को, जो भी अनाज या जो भी चीज़ आप दान करना चाह रहे हो, अपने वज़न के बराबर उस चीज़ को आपको निकाल लेना चाहिए और फिर ब्राह्मण द्वारा संकल्प करा करके योगी व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। ये किया जा सकता है। उसमें संकल्प में ये बोल दिया जाए कि शनि की 7.5 से संबंधित आप वो ब्राह्मण को बताएंगे, वो सब करा देंगे। और अगला प्रश्न है लीगल लेंस, इन्होंने लिखा है क्या गरुड़ पुराण किसी की मृत्यु के टाइम ही पढ़ा जा सकता है या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, केवल और केवल मृत्यु के समय ही पढ़ा जाए ऐसा कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम नहीं है, ठीक है। यदि आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज्ञान को विकसित करने के लिए
एज अ शास्त्र उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुराण में आता है, पुराण का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन मृत्यु के समय स्पेसिफिक गरुड़ पुराण के पाठ की बात कही गई है, और यदि आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए वैसे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ा जा सकता है, उससे नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा कुछ, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अगला प्रश्न है सोनिका शर्मा का। इन्होंने बड़ा सा प्रश्न लिखा है कि धनु लग्न में गुरु हैं, 4th में शनि केतु, बहुत सी प्लैनेटरी पोजीशन है, एम्प्टी पिट्यूटरी डिसऑर्डर, हेयरिंग लॉस, 11 साल बाद बड़ी बीमारी सामने आ जाती है, उसका कनेक्शन भी लाइफ टाइम से होता है। आपकी कुंडली जहाँ तक देख चुका हूँ मैं, और आपका ये जो एपिलिप्सिस से रिलेटेड जो भी प्रश्न है इसका उत्तर भी पहले के एस्ट्रोलॉजी शो में दिया जा चुका है। यदि और ज़्यादा बृहद चर्चा आप अपनी जन्म कुंडली के संबंध में किसी बड़ी बीमारी से संबंधित करना चाहती हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। इस तरह से इतने बड़े प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो में पूछना ना आपके लिए ठीक है ना मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ना आप प्रॉपरली अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाओगे, और यदि आप बहुत ज़्यादा बृहद रूप से डिस्क्राइब करोगे जैसे आपने किया है तो इस कार्यक्रम में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न बाकी लोगों से रिलेटेड नहीं है, आपका पर्सनल क्वेश्चन है। और निःशुल्क जन्म कुंडली में भी मुझे लगता है कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका होगा, तो यदि नहीं हुआ है तो दे दीजिएगा, नहीं हुआ होगा तो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो यदि कोई बड़ी बीमारी जिस तरह से आपको है तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण अपॉइंटमेंट बुक करके करा लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 168 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।